मोदी 3-0 मंत्रिमंडल में कैबिनेट की सुरक्षा समिति से जुड़े मंत्रालय बीजेपी ने सहयोगियों को देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अभी मंत्रिमंडल का जो स्वरूप सामने आया है उसमें दो सहयोगी जिनको लेकर अटकलें थी कि वो दोनों भारी भरकम मंत्रालयों के बिना नहीं मानेंगे, उन्हें महत्वहीन मंत्रालय देकर टरका दिया गया है। टीडीपी को उस नागरिक उड्डयन मंत्रालय का चार्ज दिया गया है जिसमें अब सिर्फ सर्कुलर जारी करने का काम है, और जेडीयू को भी मत्स्य पालन और डेयरी जैसे महत्वहीन विभाग दिए गए। जबकि बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को उन मंत्रालयों पर काबिज किया है जिन्हें बहुत कमाई वाला और बहुत महत्वपूर्ण और जनता से जुड़े हुए मंत्रालय माना जाता है। इस मुद्दे पर कि इस फॉर्मेशन को नए सहयोगियों ने कैसे स्वीकार किया और क्यों स्वीकार किया, क्या पर्दे के पीछे कोई इसमें समझौता हुआ है, राजनीतिक विश्लेषक और द हिंदू के वर्षों ब्यूरो चीफ रहे सनी सेबेस्टियन हमें बताएंगे। नमस्कार सनी जी, अनम्यूट करना है आप एक बार। तो मोदी 2 का कंटिन्यूएशन की तरह बन गया, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि टॉप 4 में वही डिपार्टमेंट, वही सीनियरिटी और उनका ओथ लेने का जो था नंबर 1, 2, 3 वाला, वो उस हिसाब से किया है और पोर्टफोलियो वही रखा है और ज्यादा चेंजेस नहीं है। टॉप लेवल पे कोई चेंजेस नहीं है, एडिशनल कुछ पोर्टफोलियो दिया है। और अलेस को जैसे आपने कहा, जेडी जे, जे, जेडी यू और टीडीपी को बहुत ही नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही नॉमिनल बताना पड़ेगा, क्योंकि एक कैबिनेट और एक एमओएस, ये तो बहुत ही मतलब ऐसा जो इंप्रेशन क्रिएट किया गया था, ये हार्ड बार्गेनर से बार्गेन करेंगे, टफ बार्गेनिंग करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस्ड जो है बार्गेनर से। लेकिन सरप्राइजिंगली चुपचाप ये बैठ गया और एग्री कर दिया। कोई कन्फ्रंटेशन, कोई डिबेट, कोई आर्ग्यूमेंट इसमें नहीं रहा। इतना स्मूथ था, इसलिए सस्पिशन हो रहा है। चक्कर क्या है भाई, ये इतना स्मूथ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के जो दो एलाई जो उसके विचारधारा से सामने रखते हैं, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन दोनों ने खुल के इस पर असंतोष जताया है। और अभी खबरें आ रही हैं कि यूपी में संजीव बालियान और एक दूसरे नेता के बीच में भिड़ंत हो रही है। तो असंतोष सतह पर दिख रहा है, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो हार्ड बार्गेनर है, उन दोनों की बार्गेनिंग देश भी जानना चाहता है कि उन दोनों ने आखिर पर्दे के पीछे ऐसा प्रधानमंत्री ने क्या गोली उनको दी है या क्या आश्वासन दिया है कि वो आराम से नागरिक उड्डयन जैसा महत्वहीन मंत्रालय लेकर चुपचाप बैठे। नहीं, इसलिए भी हमको थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा है, क्योंकि जो हमने सोचा था बार्गेन करेंगे, हार्ड बार्गेनिंग करेंगे, उन्होंने तो किया नहीं। और स्मॉलर जो एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, जैसे जो शिवसेना है, बाकी लोगों में इस तरह का हो रहा है। इवन बीजेपी का ही सुरेश गोपी ने शुरू में इस तरह का कहा, बताते हैं मेरे को नहीं चाहिए एमओएस पोस्ट। उनका एक्सपेक्टेशन कैबिनेट के लिए था, फिर उन्होंने बाद में अगला दिन मना किया, नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं था मेरा मंशा, और मैं कोई भी सेवा मतलब कोई भी जिम्मेदारी मेरे को देंगे वो तो ले लेंगे, वो तो ले लिया। और केरला जैसा जगह के लिए जो अनएक्सपेक्टेडली एक और मिनिस्टर एमओएस दे दिया, वो पता नहीं क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है, लेकिन इसमें सरप्राइजिंगली, बहुत ही सरप्राइजिंगली कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और माइनॉरिटी अफेयर्स डील करने वाला एक बुद्धिस्ट है ना। ये पता नहीं ये सिंबॉलिक है या ये कोई इंडिकेशन है, हम तो इस तरह का ही चलेंगे। लेकिन इस तरह का लीनियंसी थोड़ा नरम हो गया लगता है माइनॉरिटीज के बारे में। जो ओवरऑल जैसे भागवत जी का स्टेटमेंट वगैरह
थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन वाला था कल वाला स्टेटमेंट उनका भाषण में जो आया है इंडिकेशन, स्पेशली उन्होंने मणिपुर के बारे में भी कहा है। लेकिन वो तो पैरेलल व्यू पॉइंट्स इस तरह का चलता है, जैसा नहीं ये कन्वर्जेंस हो रहा है इनका ओपिनियन में या एटीट्यूड में, शायद पैरेलली चल रहा है, इवन दो कोर आइडिया सेम है तो भी। इसलिए अभी आपने कहा ना, जो छोटे मोटे डिफरेंसेस बाहर आ रहे हैं वो तो आएगा ही, अभी तो एक दो दिन में और भी मतलब सुनने के लिए मिलेगा इस तरह का, क्योंकि ऐसा परफेक्ट आयरनिंग पॉसिबल नहीं है। और इतना जो किया है ये भी सरप्राइजिंग है, इसलिए हमको शक हो रहा है कुछ तो है और कुछ है कारण। जैसे कहा दोनों स्टेट, फॉर एग्जांपल बिहार और जो आंध्रा है, काफी टाइम से ये मांग रहे हैं स्पेशल स्टेटस। मान लो स्पेशल स्टेटस का नाम नहीं दिया है तो भी और कुछ करेंगे। पैसा सेंट्रल, पैसा तो सेंट्रल अलोकेशन ही चाहिए ना, वो देने का कई तरीका होता है, हो सकता है इस तरह का कोई प्रॉमिस है। लेकिन एक चीज बहुत ही क्लियर है, छोटे मोटे चीजों से तो रुकेगा नहीं ये डिमांड, लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी अभी एक बयान आया है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती ही होगी, और उस अमरावती का जो प्रोजेक्ट है वो 1.5 लाख करोड़ का है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि अमरावती को 1.5 लाख करोड़ की सहायता, भले ही स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाए, उसको 1.5 लाख करोड़ की सहायता का कोई आश्वासन दिया गया है? लेकिन इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि पुरुंडेश्वरी, जो चंद्रबाबू नायडू और पुरुंडेश्वरी के बीच जैसा राइवलरी है, सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, उसको लोकसभा अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। तो इन दोनों खबरों को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि अंदर खाने चल क्या रहा? जैसे आंध्रा का जो है नया जो कैपिटल है, वो कंसेप्ट है, वो सही है, और पैसा वैसे तो डिजर्विंग भी है। जब एक स्टेट डिवाइड होता है उसमें काफी इन्वेस्टमेंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाने के लिए, और नया सिटी फॉर्म करने के लिए, और ऑफिस और अकोमोडेशन वो सारे बनाने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और सेंट्रल जो है फंड्स उसमें देना चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा, और देना भी चाहिए। लेकिन ये पेंडिंग काफी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जानने वाले ये कह रहे हैं कि सरकार बनने से पहले यदि वो अपनी डिमांड, अपने पत्ते खोल कर रखते तो शायद बीजेपी कोई और रास्ता देखती। वो जिस तरह के कलाबाज राजनेता हैं, उसमें ये माना जा रहा है कि जो बजट आने वाला है, उस बजट के दौरान बीजेपी को वो अपना असली रंग दिखाएंगे। क्या मानते हैं आप? नहीं, ये तो दो तरीका होता है, सारे कंडीशंस एग्री करके फिर शामिल होना, दूसरा है शामिल होके फिर कंडीशंस कंसिडर करना। इसमें एक चीज है, मान लो ये इनका कुछ नहीं मान रहे, तो इनके पास से ये जो रास्ता है वॉकआउट कर दो, है ना। हो सकता है इतना कॉन्फिडेंस है इन लोगों में, या इनमें इतना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, शामिल कर दिया, और शेयर भी मिल रहा, सत्ता सत्ता तो भागीदारी मिल गया। जो बाकी तो कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा तो ठीक है रहने दो, ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन इन दोनों का जो पर्सनालिटीज देखे मेरे को नहीं लगता ये इस तरह का एग्रीमेंट के लिए तैयार हो गया या आगे होंगे। हमारा इंप्रेशन ये है हार्ड बार्गेनर्स से, वो तो हार्ड बार्गेनर्स ही रहेंगे, कुछ तो हासिल तो करेंगे, क्योंकि वल्नरेबल है। अभी जो मिनिस्ट्री फॉर्मेशन में नरेंद्र मोदी जी का एडवांटेज ये हुआ है, अच्छा मैनेजर है, मैनेज कर दिया, अच्छा कर दिया। ऐसा नहीं लगता कोई ईडी को अभी भेज सकता है, क्योंकि ईडी को ये वाला स्थिति में अपने अलायंस के खिलाफ एक्शन लेना मुश्किल है, वो भी लॉस ऑफ फेस है। ऑलरेडी ईडी वालों को लेके बीजेपी को नुकसान ही हुआ है, मतलब शामिल करके गन पॉइंट पे या अंडर प्रेशर, अंडर जो है persuasion कई तरीके से शामिल करवाया, उसमें कुल मिला के ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और अपना कैडेट्स का तो मनोबल टूट गया।
वो तो काफी लंबा, ये जो वो भी आगे भी रहेगा इस तरह का जो लैक ऑफ जो ट्रस्ट है। तो और की बाहर से लोग आके टिकट भी ले रहे, चुनाव भी लड़ रहे, 30% शायद इस बार। इस तरह का लार्ज स्केल में आप रिक्रूट कर रहे हैं, खुद का जो पार्टी आइडियोलॉजी में कोई उनका कोई फेथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और आप वो ये निंदा कर रहे हैं, उस पार्टी से भी आ रहे हैं लोग लार्ज स्केल इस तरह का। ये तो कोई जवाब दे भी नहीं है। हाँ, आप क्यों हम बाकी लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं रहे। इसमें अभी 2 दिन पहले ये अफवाह हो गई थी कि नीतीश कुमार इसलिए मान गए कि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो बिहार में उनकी सरकार धराशायी हो सकती है, जो बीजेपी के समर्थन करती थी। लेकिन नीतीश कुमार को जानने वाले ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार को पिछले इसी कार्यकाल में 3 बार लोग देख चुके हैं, वो अपनी सरकार किसी कीमत पर नहीं गिरने देंगे। वो इतने कलाबाज और इतने मजे हुए राजनेता हैं कि वो दूसरों के साथ हमेशा अंदर खाने गलवैया करके रखते हैं, और चंद्रबाबू नायडू के पास स्पष्ट बहुमत है। इन हालात में ये दोनों दबाव में आने वाले मुझे या ज्यादातर विश्लेषकों को नहीं लग रहा है। फिर आखिर हम सिर्फ और सिर्फ हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, पूरे देश को एक क्यूरियोसिटी है कि आखिर इन दोनों बार्गेनर्स ने, जो देश के टॉप बार्गेनर माने जाते हैं, जिन्होंने वाजपेयी जैसे को पानी पिला दिया, उन बार्गेनर्स ने आखिर इस स्थिति को, जो बड़ी अपमानजनक स्थिति है कि उनको कुछ नहीं मिला, कैसे स्वीकार सकते? नहीं, ये तो पार्टी, एक तो आंध्रा में पार्टी जो नया गवर्नमेंट बनेगा, और पूरा जो उनका तो आगे बहुत भविष्य उनको दिख रहा है, स्कोप दिख रहा है, और करने का काम करने का ये भी दिख रहा है। लेकिन नीतीश कुमार वाला स्थिति वो नहीं है। थोड़ा सा जो, वो तो उनका तो हाफ वे थ्रू, और वो सत्ता में बोर हो गया, वो नहीं बोलूंगा, कोई बोर नहीं होता सत्ता से, लेकिन वो जो टायर्ड फीलिंग है, उत्साह नहीं है, और जो बाटिल वियर ही बोलते हैं ना अंग्रेजी में, इस तरह का स्थिति में उनका क्या 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 बार्गेनिंग पॉइंट है। ठीक है, अपना तो ग्राउंड उन्होंने जो प्रोटेक्ट किया है, और सरप्राइजिंगली बिहार में अच्छा अच्छा अलग कॉम्बिनेशन बिठाया है। और जैसे जो लोक जनशक्ति पार्टी है फॉर एग्जाम्पल, उनको पता है, जैसे उनका जो रामविलास जी पासवान का जो टाइम में हमेशा वो जीतने वाला कॉम्बिनेशन में जो शामिल हो जाता था विदाउट फेल, एक बार भी उनको कोई इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुआ। उस तरह का उनका पुत्र भी इस तरह का ही निकला, काफी अच्छा, मतलब विनिंग साइड कौन सा है वो उनको पता है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वालिटी है ना। रिलेबिलिटी कम है तो भी उनका खुद के लिए तो अच्छा है, एक इस तरह का जो जो पल्स जानने का जो है क्षमता। यानी और यानी यानी ये हाँ, कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार भी रामविलास पासवान की टक्कर के मौसम वैज्ञानिक हैं। दिल्ली में रामविलास पासवान को एक बेहतरीन मौसम वैज्ञानिक बताया जाता था, भले ही वो व्यंग में कहा जाता था, लेकिन ये कहा जाता था कि वो आसमान देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि अब की बार बारिश किस दल में होगी। तो क्या नीतीश हाँ, कुमार भी उसी टक्कर के मौसम वैज्ञानिक हो सकते हैं? बिल्कुल। वैसे तो क्या है, ऐसे स्टेट्समैन, स्टेचर में नीतीश कुमार को मैं रामविलास पासवान से ऊपर मानता हूँ। लेकिन दोनों सोशलिस्ट स्ट्रीम के ही है, लेकिन नीतीश कुमार का स्टेचर काफी उससे भी ब्रॉड है, क्योंकि वो छोटा और छोटा ग्रुप का इसमें लीडरशिप में कन्फाइन था, लेकिन पक्का लीडरशिप, जो उनका फॉलोअर्स और वोट ट्रांसफर भी कर सकता था, और पक्का जीता भी था उनका एरिया से, काफी कॉन्फिडेंट भी रहा है, एफिशिएंट भी रहा है। और उन्होंने वो अपना जो नेक्स्ट जनरेशन में लीडरशिप ट्रांसफर भी सक्सेसफुली किया है, ये भी बड़ा क्वालिटी है। और लेकिन नीतीश जी तो टाइम बाउंड प्लेयर है, सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं। उनका ओरिजिनल प्लस पॉइंट था आइडियोलॉजी, वो सारे धूमिल हो गया, उसमें कोई बच्चा ही नहीं है उनका। कोई
वो सिर्फ सत्ता के लिए जो अ, अ, क्या है फंक्शन जीने, सत्ता के लिए जीते हैं लोग, इस तरह का एक व्यक्ति रह गया। स्मार्ट है क्योंकि खुद के लिए स्मार्ट है और अपना सत्ता रखने के लिए स्मार्ट हो गया। विनिंग साइड में जाने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए आपको। एक तरह का जो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो काफी स्ट्रांग निकला इनमें। फिर आपको कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रखना है। मेरे को तो जो विनिंग साइड में जाना है, मिनिमम प्रोग्राम है वैसे। जो यहाँ सत्ता दिखता है वहां चले जाओ, इसमें कोई मेरिट तो नहीं देना चाहिए हमको। अभी लेकिन इस ये एक मंत्रिमंडल तरीके का तो अभी इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले खबरें आई थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने दबाव डाला था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हर गठबंधन में बनता है वो बना लिया जाए, लेकिन बीजेपी ने उसे ठुकरा दिया। आखिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बीजेपी ने नहीं बनाया और बहुत महत्वहीन मंत्रालय उनको दिए। तो इस सब के पीछे राजनीति की कौन सी धारा और कैसे समझौते काम कर सकते हैं, अनुमान के आधार पर? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोalition गवर्नमेंट्स में हमेशा कॉमन सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जैसे जो यूपीए था, यहाँ लेफ्ट पार्टीज भी शामिल थे आउटसाइड आउटसाइड सपोर्ट में, उसमें भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। और इस तरह का एक इन्वेस्ट में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी होता था, वो मिनिमम रख के चलते हैं। लेकिन क्योंकि पर्पस है मिनिस्ट्री को या गवर्नमेंट को जिंदा रखना है, वो गिरने से बचाना है। जैसे नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट भी इस तरह का मिनिमम प्रोग्राम वाला गवर्नमेंट ही था। वो मेजोरिटी नहीं होते हुए भी अच्छा राज किया है और काफी अच्छा मतलब डिसीजन मेकिंग में भी काफी स्ट्रांग रहे और फाइनेंशियल क्राइसिस से कंट्री को बचाया भी है। लेकिन मिनिमम प्रोग्राम है तो इजी रहता है, गाइडलाइंस ब्रॉड होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लीडरशिप में कोई किसी को कोई बॉर्डर लाइन तय करने का मौका मिलना मुश्किल है। मान लो अपोजिशन अपना जो मिनिमम प्रोग्राम रख लिया, मेरे को डाउट है वो उसके लिए जो बीजेपी एग्री होंगे। तो बाई एंड लार्ज ये मान के चलना चाहिए अभी तक का जो स्थिति में ये बीजेपी का ही गवर्नमेंट है। बाकियों का जो पार्टिसिपेट बाकी लोगों का इम्पोर्टेंस है वो नाम मात्र है। तो यानी एक पार्टी जिन्होंने मोदी के नाम पे वो मांगा है, अपने कैंडिडेट्स के नाम पे भी नहीं, पार्टी आइडियोलॉजी के नाम पे भी नहीं, मैनिफेस्टो के नाम पे भी नहीं, तो फिर अभी इस तरह का ही गवर्नमेंट ही होगा। तो इसका जवाबदेही तो बाकी पार्टीज का होता है। आपका कहना ये है कि एक तरह से ये फिर से तीसरी बार मोदी गवर्नमेंट है, क्योंकि अलाइज को कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन अलाइज में जो छोटे दल हैं वो बगावत का झंडा बुलंद करते दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने तो ये तक कहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली और उसको कैबिनेट का दर्जा मिला और हमें एमओएस का मिला है। तो इन हालात को देखते हुए क्या ये नहीं माना जा सकता कि धीरे धीरे ये अलाई जो है, जो हार्ड बार्गेनर, ये अभी बीजेपी के छोटे अलाइज के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैंने पहले भी कहा है, शुरुआत है। तो इस तरह का जो सिचुएशंस और भी आएंगे। एक तो अभी कैबिनेट बर्थ के लिए है या मिनिस्टरशिप के लिए है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह के लिए है। आगे जाके और कई सिचुएशंस आएगा जो डिविजन ऑफ जो पावर है, पावर शेयरिंग है, सत्ता शेयर करने का इश्यूज और भी कई होता है। और जहां जो इलेक्शन होने वाला है वहां ये पार्टीज ज्यादा असर्टिव तो होंगे ही, क्योंकि उनका आइडेंटिटी का इश्यू है। वो कुछ भी मतलब उनका सर्वाइवल का इश्यू है। और जो लोकसभा में जो हुआ है, जिनको नुकसान हुआ उनको तो अपना पार्टी को रिवाइव करना है, मतलब दोबारा शेप में लाना है, जैसे शिवसेना।
और ये भी कह रहे हैं ना, असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन सा ग्रुप है वो तो अब इसमें क्लियर हो गया, बताते हैं क्या रिजल्ट के हिसाब से क्लियर हो गया। बाकियों को तो फिर सत्ता है उनके पास अभी तो फॉर द टाइम बीइंग, उनको तो असर्ट करना चाहिए, लेकिन सत्ता रख के वहां का जो है गवर्नमेंट को रख के ही फिर बार्गेन करने का है इस तरह का। और लेकिन एक चीज है, कुछ लोगों में मेहरबान ज्यादा था गवर्नमेंट, जैसे ओबीसी एससी एसटी पे ज्यादा मेहरबान था, उनका तो ब्रॉड अप्रोच के हिसाब से है ये ज्यादा जो देने का कैबिनेट में और काउंसिल में बर्थ देने का। ब्रॉडली स्पीकिंग जनरल इम्प्रेशन ये भी है, एससी और एसटी इस बार बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, और इसलिए भी उनका जो है परसेंटेज क्या है, 70 लाख बीजेपी को वोट ज्यादा मिला, लेकिन कांग्रेस को 1 करोड़ 80 लाख मिला ज्यादा, दोनों को ज्यादा मिला है, लेकिन बीजेपी का ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सीट्स कम हो गया। इसका कारण ये बताता है जो एससी एसटी स्पेशली इस पे ये वाले इश्यू पे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो चिंतित इसलिए था रिजर्वेशन हटेगा। और बीजेपी अभी बता रहे हैं ये तो दुष्प्रचार था और मिसलीडिंग कैंपेन था। तो इलेक्शन में कौन मिसलीड करता है किसी को कुछ पता नहीं, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स होता है, और एक आप कुछ बोलते हैं और इम्प्रेशन और कुछ जाता है, अल्टीमेटली क्या रिफ्लेक्शन होता है आपका, जो आपने वो सारे मंगलसूत्र वगैरह बता दिया और वो भी काउंटर प्रोडक्ट ही हो गया। तो दुष्प्रचार नहीं था, आपने जो कहा है उसका उसका रिफ्लेक्शन से या रिवर्बरेशन से अल्टीमेटली इस तरह का निकला। यानी एक तो क्या है। यानी हाँ आपका कहना ये है कि इस पूरे मसले में अभी पत्ते खुलना बाकी है, ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी लोकसभा भी का फॉर्मेशन भी होना है, शपथ होनी है, उसके बाद संसद का सत्र होना है, उसमें जाकर पत्ते क्लियर खुल पाएंगे। इन हालात में अगर देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि अभी वेट एंड वॉच, हार्ड बार्गेनर भी वेट एंड वॉच में है और शेष अलाई भी वेट एंड वॉच में है। 4 लाइन में आप बताएंगे कि क्या माने इसको? नहीं, वेट एंड वॉच तो ऑफ कोर्स ये स्थिति शुरुआती है, और अभी इंटरेस्टिंगली अभी सब लोग वेट कर रहे हैं कौन बनेगा ये स्पीकर, लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट उसमें होगा, वो किस तरह का तय करेंगे, और पार्टी बीजेपी खुद रखेंगे या एलएस को देंगे। जैसे पुरंदरेश्वरी का जो नाम आया था आप बता रहे थे, लेकिन उसमें वो आंध्रा इटसेल्फ में कॉन्फ्लिक्ट है, तेलुगु देशम पार्टी में वो बीजेपी का अलग है, उनको अच्छा नहीं लग सकता ये चीज। ठीक है, फैमिली से है, लेकिन फैमिली में भी राइवलरीज होता है ना। और एनटीआर का जो है लेगेसी कौन लेके आगे चल रहे हैं, वो तो ये तो खुद बेटी है एनटीआर का, लेकिन कितना जो है टीडीपी इसके लिए तैयार होगा ये भी देखने की बात है। पहले तो आंध्रा से तो अच्छा स्पीकर रहे हैं बाली योगी, और जिनका एक्सीडेंट में डेथ हुआ था वो काफी पॉपुलर स्पीकर रहे हैं, लेकिन वो सब नहीं है इश्यू। ये इम्पोर्टेंट क्रूशियल जो पोस्ट है कौन होल्ड करेगा, तो हाउस चलाने के लिए प्लस क्राइसिस सिचुएशन में पार्टी इन पावर को तो सपोर्ट तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो चाहिए ही, मॉरल सपोर्ट है या जो भी सपोर्ट है, उसके लिए स्पीकर कॉन्फिडेंस का व्यक्ति होना चाहिए। वो स्पीकर का सिलेक्शन अभी नेक्स्ट क्रूशियल जो है जो है चॉइस वो रहेगा। उसके बाद फिर ये जो है, वैसे तो मेजर सारे मेजर पोर्टफोलियोज बीजेपी के पास ही है, इसलिए एक उनको कोई ये नहीं है, मतलब किसी को और किसी को ब्लेम कर सकता है इन्होंने बिगाड़ दिया खेल। तो सारे पोर्टफोलियो और पहले जैसा ही। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है, सारे मिनिस्टर्स को उन्होंने वही पोर्टफोलियो दिया है, इसका मतलब मोदी जो उन लोगों के परफॉर्मेंस से खुश है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, वही पोर्टफोलियो वही मिनिस्ट्री वही पोजीशन वही रैंकिंग रिस्टोर किया है। लेकिन अगर इनका जो
कम वोट आना, कम सीट आना परफॉर्मेंस से कोई वो लिंक नहीं कर रहे खुद प्राइम मिनिस्टर, अदरवाइज जो मिनिस्टर्स में चेंज हो जाता। ये थे सनी सेबेस्टियन। इन्होंने बताया कि अभी बहुत जल्दी होगी कि अलाइज के असंतोष सतह पर आएंगे। हालांकि छोटे अलाइज बयान दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े हार्ड बार्गेनर हैं वो दोनों अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। और पहला बम अगर फूटेगा तो वो स्पीकर के चुनाव पर फूटेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।